रीट की जो 2025 की परीक्षा आने वाली है, इसमें हमें 2 भाषाओं का चयन करना पड़ेगा। एक भाषा तो भारत के उस व्यक्ति को हिंदी लेनी ही है, तो क्यों नहीं वो पहली भाषा ही ले ली जाए। नमस्कार विद्यार्थियों, रीट 2025 का आगाज आपके सामने है और एक ऐसी बात जिसका चयन यदि समय पर हो जाए, जिस बात का ध्यान यदि समय पर रखा जाए, तो अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो पात्रता परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, मेरी दृष्टि में यह उस मुख्य परीक्षा से भी ज़्यादा गंभीर विषय है एक प्रकार से। ऐसा क्यों सर? कि यदि मैं पात्रता परीक्षा को पास नहीं करता हूँ, वहाँ मेरी रणनीति में कहीं चूक हो जाती है, तो आपको पता है, आप मुख्य परीक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस कैटेगरी और जिस जगह पर स्टैंड करता हूं, मुझे वहां का जो न्यूनतम क्राइटेरिया है उससे कहीं अधिक नंबर लाने का प्रयास यहीं पर करना चाहिए, ताकि मैं न केवल इस रीट की पात्रता परीक्षा को पास करूं, बल्कि मुझे मुख्य परीक्षा में भी उसका अधिकतम लाभ हो सके। इसी उद्देश्य से छात्रों के अनेक फोन और मैसेज को ध्यान में रखते हुए, उन सभी की बातों का ध्यान रखते हुए, यह सोचते हुए कि रीट की जो 2025 की परीक्षा आने वाली है, इसमें हमें 2 भाषाओं का चयन करना पड़ेगा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, यानी कि प्रथम भाषा में हम कौन सी भाषा का चयन करें, द्वितीय भाषा में हम कौन सी भाषा का चयन करें, इस बात को ध्यान रखते हुए एक थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, मोटे मोटे स्तर पर कुछ बातें देखेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि कौन से बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज में क्या लेना है, सेकंड लैंग्वेज में कौन सी भाषा रखनी है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो साथियों, उन सभी शिक्षक साथियों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रथम बार इस रीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए प्रश्न अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, और उन लोगों के लिए भी जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए थे, अंक भी लाए थे और अपना अंक सुधार भी करना चाहते हैं, और यदि पहले कोई चूक हुई है तो उसको ठीक करने के लिए फॉर्म फिल करने से पहले हमें अच्छे से तय कर देना चाहिए कि मुझे पहली और दूसरी भाषा के रूप में क्या चयन करना है। आपको मैं बता दूं साथियों, यदि कोई साथी L1 का है, कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बन रहा है, L1 का अभ्यर्थी है साथियों, तो भी उसे हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश, वैसे तो 6 भाषाएं दी हुई है, लेकिन यहां बात करेंगे हम बड़े स्तर पर जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का कैसे हम चयन कर सकते हैं। देखिए साथियों, 2 भाषाएं रहेगी, दोनों लेवल के विद्यार्थियों को जो है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा, और एक भाषा जिसके 30 अंक होंगे और उसके 30 प्रश्न होंगे। ये बात तो मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, आप खुद भी जानते हैं, ये नोटिफिकेशन विज्ञापन में अच्छे से लिखा हुआ आता है, लेकिन सर पहली भाषा कौन सी लूं, दूसरी कौन सी लूं, इस पर अच्छे से समझा दीजिए आप। तो ये बात है साथियों, लेवल किसी रूप का हो, आपको 2 भाषाओं का चयन करना है, और भाषा फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे अभी, फिर सेकंड की तरफ चलेंगे। भाषा फर्स्ट का चयन करते हुए 2 बिंदु आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। यदि मैं मातृभाषा की बात करता हूं, तो उत्तर भारत के क्षेत्र के जो साथी लोग हैं, इनकी प्राय हमारे घर परिवार शिक्षा का माध्यम और हमने जो माँ से सीखी बचपन से भाषा है, और उस त्रिभाषा सूत्र की दृष्टि से भी बात करें तो हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। ये एक विषय निकला कि सर मातृभाषा को आधार बना करके अगर मैं फर्स्ट लैंग्वेज का चयन करूं, तो इस आधार पर इन 6 भाषाओं में से मुझे हिंदी का चयन करना है। अच्छी बात है, लेकिन कुछ साथियों के लिए यहां कुछ बात और हो सकती है। देखिए क्या बात हो सकती है कि मैंने किस भाषा का अध्ययन किया है और मैं कौन सी भाषा में अध्यापन करवाऊंगा। 2 बातें हुई। वैसे तो राजस्थान की जो अधिकतम स्कूलें हैं, जो विद्यालय हैं, वहां पर मीडियम हिंदी है, लेकिन कुछ विद्यालय हमारे यहाँ पर जो है विवेकानंद मॉडल स्कूल चलते हैं, गांधी स्कूल चलता है, जिसमें माध्यम बच्चों को पढ़ाने का अंग्रेजी है, यानी हम जो है इस दूसरी भाषा में भी माध्यम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ शिक्षक साथी जिन्होंने स्वयं ने अपनी अध्ययन का जो माध्यम है साथियों, वो किसी ने हिंदी माध्यम बनाया है और किसी ने अंग्रेजी भाषा को भी अपना माध्यम बनाया है। एक बात तो ये हुई, सर मेरी मातृभाषा हिंदी है,
मैंने स्वयं ने जो है हिंदी भाषा में ही पूरी पढ़ाई की है। एक बात तो यह हुई। अगली जानकारी यह कि मैंने जो मेरा विषय था, देखिए ये बात उन विद्यार्थियों के लिए लगती है जो कला के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स विषय के विद्यार्थी हैं, उनका तो विषय भी हिंदी रहा हो कि मेरे 3 भाषाओं में 3 विषयों में से एक हिंदी विषय भी रहा था। उस व्यक्ति के लिए तो कहना चाहिए ये फॉर्मूला यहीं पर काम कर गया, यानी कि मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी भाषा में की है सर। एक बात तो यह हुई, मेरी मातृभाषा हिंदी है। और तीसरी बात यह कि मेरे जो ऑप्शनल 3 पेपर थे, मैंने जो ऐच्छिक रूप से जिनका चयन किया था, उन 3 में मेरे एक हिंदी विषय भी था। उस व्यक्ति को तो पहली भाषा हिंदी ही लेनी चाहिए। ये मेरा उसके लिए एक प्रकार से परामर्श हो सकता है, सजेशन हो सकता है। दूसरी जानकारी, सर आप उस व्यक्ति के लिए बताइए जिसकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उसके अध्ययन का जो आधार है, उसकी पढ़ाई का जो माध्यम है, वो हिंदी नहीं होकर के अंग्रेजी है। अब क्या करें सर? ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से उसे यह तय करना होगा कि मैं इन दोनों भाषाओं में ज्यादा अंक किस में प्राप्त कर सकता हूं। फिर भी मेरा व्यवहारिकता का ज्ञान यह कहता है कि मातृभाषा को ही प्रथम भाषा बनाना चाहिए, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज का जो चयन आएगा, हमें वहां जो दूसरी भाषा का चयन करना है, उस अंग्रेजी भाषा को वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन सर मेरे बाय बर्थ मेरे घर में अंग्रेजी बोली जाती है, मैंने स्वयं ने बचपन से अंग्रेजी सीखी है और मेरे विषय भी जो है अंग्रेजी माध्यम का रहा, और मैंने मेरे ग्रेजुएशन के भी अंग्रेजी विषय में मैंने पूरी पढ़ाई की है। मैं मानता हूं कि उसको फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी ले लेनी चाहिए, लेकिन यह सोचते हुए कि उसे एक भाषा और लेनी है। जब दूसरी भाषा का चयन करना है तो मैं उस भाषा लूंगा, इसलिए एक भाषा तो भारत के उस व्यक्ति को हिंदी लेनी ही है, तो क्यों नहीं वो पहली भाषा ही ले ली जाए। तो मेरी एक सलाह उन सभी साथियों के लिए, चाहे वो L1 का साथी है, चाहे L2 का साथी है, जिसका जो है मातृभाषा का प्रयोग हिंदी रहा हो, चाहे उसका अंग्रेजी भी रहा हो, यदि उसने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है चाहे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके ग्रेजुएशन के विषय हिंदी है या नहीं है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सर आप क्या चयन करेंगे, तो मैं कहूंगा हिंदी भाषा का चयन करूंगा। और मैंने तो ऐसा ही किया था जब मुझे ऐसी जरूरत पड़ी थी आज से 15 वर्ष पहले सीटेट और आरटेट की दृष्टि में, तब हमने यही काम किया था। खैर, एक बात आगे बढ़ते हैं साथियों। अब कई बार विद्यार्थी यह कहता है कि भाषा हिंदी को सेकंड में ले लेते हैं और फर्स्ट में दूसरी भाषा ले लेते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। ऐसा सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेते वक्त कुछ विद्यार्थी सोचते हैं, एक यूनिट के विषय में सोचते हैं, जबकि वो यूनिट, वो एक 6 अंकों के 5 अंकों की जो एक इकाई है, वो और भी आसान है। लेकिन उसे कई बार भ्रांति होती है कि मैं छंद कैसे देखूंगा, अलंकार कैसे देखूंगा, उसकी भाषा और शैली और जो है कुछ बातों को लेकर के शायद मेरी कमी रह सकती है। तो मैं कह रहा हूं वो सरल विषय है, उसको ज़्यादा गंभीरता से न लें। उस शिक्षण इकाई के संबंध में जो है अपना विचार पॉजिटिव बनाएं और यह सोचते हुए हमें पहली भाषा हिंदी का चयन करना चाहिए। अब बड़ी जानकारी यह कि सर मैं द्वितीय भाषा का चयन कैसे करूं। दोनों लेवल के विद्यार्थियों को, L1 और L2 के विद्यार्थियों को भाषा सेकंड के रूप में जब चयन करना होगा, 30 अंक का विषय बनेगा, 30 ही प्रश्न आएंगे। इसका मतलब हमें एक भाषा और चयन करनी है। इसके लिए मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं। अध्ययन का माध्यम, एक ऐसा साथी जिसने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की हो, किसी साथी ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की हो, एक साथी यह भी हो सकता है जिसने संस्कृत माध्यम से भी पढ़ाई की हो, और भी कुछ हो सकता है। तो साथियों, बड़ी जानकारी है, चूंकि हिंदी विषय तो हम ले चुके हैं, इसलिए हिंदी को तो यहां से हम कहते हैं कि सर ये तो फर्स्ट लैंग्वेज में हो गया है। अब मुझे सेकंड लैंग्वेज में चयन करना है, और सेकंड लैंग्वेज में बड़े स्तर पर इन 2 भाषाओं की जानकारी आती है। अच्छा, एक और बात है, किसी साथी के उर्दू हो सकती है, किसी के सिंधी हो सकती है, किसी के लिए पंजाबी हो सकती है साथियों, जो या गुजराती हो सकती है। जो भी आपकी दूसरी भाषा है, जो त्रिभाषा सूत्र के रूप में आपने अध्ययन किया है, उस साथी को निश्चित रूप से वही भाषा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो साथी उसी भाषा का शिक्षक भी बनने का प्रयास करेगा, और ऐसा उसको करना चाहिए। इस आधार पर इन भाषाओं का चयन तो वह अपने सेकंड लैंग्वेज में स्वतः ही करेगा। लेकिन बड़ा प्रश्न उन लोगों के लिए जिनके लिए यह विषय नहीं है और उन्हें इस भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसको चयन करना है।
तो हम कैसे चयन करेंगे? मान लीजिए कि सर मेरे संस्कृत जो है पढ़ाई का आधार था, माध्यम था या अंग्रेजी माध्यम था, उसे अपने माध्यम से अपनी भाषा का चयन करना चाहिए। दूसरी जानकारी, ऐसा साथी हो सकता है कि सर मेरा जो पूर्व ज्ञान है वो इस भाषा में ठीक है। अब वो किस आधार पर होता है? या तो इस आधार पर होता है कि वह पढ़ाई का माध्यम हो सकती है भाषा, या वह उसका विषय हो सकती है भाषा। विषय कैसे हो सकती है सर? कि सर मेरा जो यूजी था, अंडर ग्रेजुएशन जो था, मैंने जो बीए किया था या मैंने और कोई विषय बीएससी किया था या बीकॉम किया था, और उसमें मेरे इनमें से कोई एक भाषा जो है कंपलसरी के रूप में या जो कहना चाहिए ऐच्छिक के रूप में मेरा विषय रहा होगा, तो मैं इन दोनों में से किसी एक विषय का चयन करूंगा। अब आप कहेंगे सर एक उदाहरण आप स्वयं का दीजिए। जैसे साथियों, मैंने जब अध्ययन किया था तो मेरे बीए में विषय इस प्रकार से थे। क्या थे? हिंदी भाषा भी थी मेरे, संस्कृत भाषा भी थी मेरे पास में, और साथियों अगला विषय था मेरा इतिहास। ये 3 विषय मेरे ग्रेजुएशन में थे। तो स्वाभाविक रूप से फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, सेकंड लैंग्वेज जो है संस्कृत हो गई। अब किसी साथी के फर्स्ट हिंदी विषय भी रहा हो और संस्कृत न होकर के अंग्रेजी रहा हो, तो मेरी उसको सलाह यह है कि उसको अपनी सेकंड लैंग्वेज निश्चित रूप से उसे अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए, ये ध्यान दें। और जिसके लिए पढ़ाई का माध्यम भी अंग्रेजी नहीं रहा हो और इंग्लिश का उसके विषय भी ग्रेजुएशन में नहीं रहा हो, उसे अंग्रेजी में नहीं जाना चाहिए। सर मेरा पूर्व ज्ञान अच्छा है 12वीं तक के विषय में। हाँ ठीक बात है सर, लेकिन आपने अगर संस्कृत का अध्ययन भी तो किया है, यह विषय भी तो सोचना पड़ेगा। सर ये तो ठीक है कि मैं संस्कृत में भी कुछ जानकारी रखता हूं, कुछ मैं अंग्रेजी में भी जानकारी रखता हूं, मेरा पूर्व ज्ञान दोनों भाषाओं में ठीक है। अब आप बताइए अब कैसे चयन करें? तो मेरे पास में एक और आइडिया है। कौन सा बिंदु है जिस पर हम चर्चा करते हैं? अगला बिंदु है साथियों कि सहसंबंधता का सिद्धांत बना दिया जाए। किस किस के बीच में सहसंबंधता का सिद्धांत बना दिया जाए कि मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने हिंदी का चयन किया है, इसके साथ में क्या संस्कृत की भाषा का कोई संबंध है, अंग्रेजी भाषा का कोई संबंध है? तो साथियों अगर इसके सहसंबंधता के बिंदु को देखें तो मैंने इसका एक बिंदु और आगे बनाया है कि भारतीय भाषा है कि विदेशी भाषा है। अगर भारतीय भाषा है तो वह भारोपीय परिवार की भाषा, भारतीय आर्य भाषा होने के नाते हिंदी भाषा से उसका संबंध है। अब ध्यान दीजिएगा, व्याकरण और भाषा शिक्षण पर हम बात करेंगे इसके 2 बिंदुओं पर, लेकिन एक बात हम करना चाहते हैं कि हिंदी भाषा जो है साथियों, इस हिंदी भाषा की आदि जननी के रूप में सबसे पहले भाषाओं के जन्म में अगर कोई भाषा आती है हिंदी की, तो उस भाषा का नाम आता है संस्कृत। इस कारण से यह दोनों भाषाएं आपस में जुड़ी हुई है, सहसंबंधता का सिद्धांत रखती है। अब कहां कहां पर सिद्धांत रखती है सर? कौन कौन से बिंदु पर सिद्धांत रखती है? तो ध्यान से सुनिएगा। जहां हम संस्कृत के व्याकरण की बात करते हैं, उस संस्कृत का व्याकरण और हिंदी का जो व्याकरण है दोस्तों, ये दोनों के दोनों व्याकरण बहुत कुछ आपस में संबंध रखते हैं। कहां कहां संबंध रखते हैं गुरुजी? भाषा की ध्वनि में रखते हैं, शब्द में रखते हैं, वाक्य में रखते हैं, व्याकरण के पूरे 3 अध्यायों में इसका संबंध रहता है। कुछ और उदाहरण देके बताइए सर। तो पहली जानकारी, यदि बात करें संस्कृत की, तो कुछ ध्वनियां संस्कृत से हिंदी में कम हुई है, वरना दोनों ही एक है। सर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है क्या? आप ही बताइए। जहां संस्कृत में 13 स्वर की बात करते हैं, हिंदी में आके 11 स्वर बनते हैं, और अगर अंग्रेजी में जाते हैं तो 5 ही वॉवल्स बनते हैं। कितनी खास बात है। वर्णमाला को देखें तो पहले स्वर आते हैं, फिर अयोगवा आते हैं, और उसके बाद में जो है व्यंजन वर्ण आते हैं, और क्रम दोनों का एक जैसा देखने को मिलता है। और इंग्लिश में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 26 जो लेटर हैं उनमें अल्फाबेट में 26 लेटर में 5 वॉवल्स पता नहीं कहां कहां पर पड़े हैं। इन दोनों का भाषाओं का आपस में सहसंबंधता का सिद्धांत बिल्कुल भी बैठता नहीं है। यह व्याकरणिक दृष्टि से हमने व्यावहारिक दृष्टि से देखा। अगली जानकारी साथियों, यदि मैं यह कहूं कि व्याकरण का ही एक विषय और बताना चाहूं, जैसे मान लीजिए संधि, आपस में जहां जहां आप हिंदी में संधि पढ़ते हैं तब तब आप संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, और जहां जहां तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे होते हैं तब आप संस्कृत पढ़ रहे होते हैं। साथियों ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों एक जैसे हैं।
सर इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, एक बात बताइए। लाभ ये होगा दोस्तों कि यदि मैं संस्कृत विषय को, हिंदी विषय को तैयार करता हूं और 30 में से अगर मैं अधिकतम अंक लाता हूं तो वह पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मुझे संस्कृत के पाठ्यक्रम में सहायता करेगा, मेरी हेल्प करेगा। ये निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि मैंने दोनों भाषाओं का अध्ययन किया, दोनों भाषाओं का अध्यापन करवाया और यही मेरा अनुभव इसमें कहता है। तो अनुभव सबसे बड़ी चीज है। नेक्स्ट देखें सर, भाषा शिक्षण में क्या जानकारी है। भाषा शिक्षण की बात करेंगे साथियों, तो जिसे आप कहते हैं ना शिक्षण की विधि, शिक्षण विधि मिलेगी इसमें समान। अच्छा और क्या होगा सर, शिक्षण के उपागम समान होंगे। और कुछ खास बातें बताइए सर। पाठ्य पुस्तकों में जो बातें होती है वो आपस में जो पाठ्यक्रम में कुछ बातें मैच करेगी, पाठ्यचर्या में मैच करेगी। सर और बताइए, भाषा के जो कौशल होते हैं उसमें समानता देखने को मिलेगी। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें आपको समानता देखने को मिलेगी। और साथियों, दोनों भाषाओं के शिक्षकों में कौन सी बात समान होती है, कौन सी बातें उसमें असमान हो सकती है, तुलनात्मक दृष्टि से हिंदी और संस्कृत के शिक्षक में क्या खूबियां होनी चाहिए, वे बातें भी यहाँ आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो साथियों, कुल मिलाकर के व्याकरण और भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को देखा जाए तो हिंदी और संस्कृत का संबंध माँ बेटी का संबंध है। और जहाँ ऐसा संबंध होता है वहाँ एक भाषा के अध्ययन से दूसरी भाषा में भी अंक जो है अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं उस भाषा का विरोध नहीं करता हूँ जो सेकेंड लैंग्वेज आपके किसी की पढ़ाई का आधार रही हो या आपने उस भाषा में अध्ययन किया हो। अगर ये दो बातें लागू नहीं होती है तो मैं कहूँगा कि उसे संस्कृत में जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और आधार लिया हमने, व्याकरण की समानता। वैसे इस बिंदु पर चर्चा हमने पिछले बिंदु पर कर ली है, लेकिन कुछ खास बातें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। कौन कौन सी खास बातें सर, देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम संस्कृत और हिंदी की समानता की बात करें तो यहां ध्वनियां, यानी कि इसकी जो वर्णमाला है उसमें समानता है। और बात बताइए सर, शब्द रचना जो है वर्तनी, इसमें समानता है। शब्द रचना यानी वर्तनी, इसमें भी समानता है। जब आप लिखते हैं ना एक शब्द उज्ज्वल इस प्रकार से, तो साथियों आप संस्कृत में होते हैं। जब आप शब्द लिखते हैं चिह्न, तो आप में वर्ण का क्रम क्या रहेगा वो भी आप संस्कृत में पढ़ रहे होते हैं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना साथियों ऐसे निरोग, तब आप संस्कृत में ही होते हैं। उपसर्ग संस्कृत में भी निर कहलाता है और हिंदी में भी निर कहलाता है। यह भी बात यहां देखने को मिलती है। इस आधार पर शब्द की जो रचना होती है और उस शब्द की रचना में चाहे वो संधि हो, चाहे आपका उपसर्ग हो, हाँ प्रत्यय में थोड़ी सी भिन्नता रहती है पर प्रत्यय समान होते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से समझ आते हैं। समास दोनों में एक ही बात देखने को मिलती है, कुछ बातों का अंतर है, जिसको ठीक करें तो दोनों में लाभ हमको मिलता है। और बताइए सर, वाक्य की जो आप फॉर्मेटिंग है, वाक्य रचना जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं साथियों, तो संस्कृत इस मामले में बहुत ही सुपर लैंग्वेज है, पर हम S+O+V के फॉर्मूले से चलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के तरीके से चलते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें इन दोनों भाषाओं में तुलनात्मक दृष्टि से लाभ होता है। आगे बात करते हैं साथियों। अब यदि इसके अतिरिक्त बात करें, क्रियाओं की बात करें, विकारी शब्दों की बात करें पूरे के पूरे, या अविकारी शब्दों की बात करें साथियों, इनमें से अनेक बातें ऐसी है जो चाहे पदक्रम की हो, अन्विति की हो, वे सब बातें आपस में तुलना करती है, मैच करती है। यानी कि देखा जाए कि व्याकरणिक दृष्टि से फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अगर हिंदी का चयन किया जाए पहली भाषा के रूप में, और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चयन किया जाए, तो साथियों आपको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, जिस व्यक्ति के ग्रेजुएशन में बीए में इंग्लिश रही हो या जिसकी पढ़ाई का आधार इंग्लिश रहा हो और उसको लगता है कि मैं ज्यादा अंक ला सकता हूं, तो निश्चित रूप से वो अपना भाषा का चयन आधार दूसरा बना के कर सकता है। और देखिएगा एक बात और, व्यावहारिकता का क्या ज्ञान कहता है। व्यावहारिकता की बात यह कहती है कि आप भारतीय भाषा और विदेशी भाषा में से किसी एक का चयन करेंगे। तो साथियों, हम आजकल ऐसे कहते हैं कि सर हम संस्कृत तो कम बोलते हैं लेकिन हम अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, पढ़े लिखे, जैसे हिंदी का शिक्षक भी आपके सामने खूब सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लेता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम कुछ अंग्रेजी के शब्दों का चयन करते हैं, व्यावहारिक रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत तो हमारी हिंदी में नहीं, हमारे प्राणों में बसी हुई है, हमारे वातावरण में और हमारे हर बातचीत में बसी हुई है। यानी कि भारतीय भाषा
इस आधार पर व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी और संस्कृत में हर बात मैच करती है। अतः हम उस सहसंबंधता के सिद्धांत को, व्यावहारिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भी द्वितीय भाषा का चयन करते वक्त हमें संस्कृत को आधार बनाना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके मन में सदैव सेकेंड लैंग्वेज को लेकर एक भय बना रहता है और एक वो चीज बनी रहती है कि सर संस्कृत मैंने 10वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद तो मैंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि साथियों, हम रोजाना संस्कृत बोलते हैं, हर बात में संस्कृत बोलते हैं, हर शब्द में संस्कृत बोलते हैं। जब हम विदेशी और तद्भव शब्दों को निकाल देना तो शब्दकोश में जाकर के देखिए, आपको शब्दकोश देखना आता होगा, तो वहां शब्द के पीछे कोष्टक में क्या लिखा होता है। जब भी कभी आप किसी शब्द को देखेंगे, मान लीजिए कि एक शब्द आ गया है, मैंने इस तरीके से एक शब्द का चयन कर दिया है, मान लीजिए लिख दिया है ऐसे, इस तरीके से लिख दिया है, आपको पता है क्या होगा, इसके आगे लिखा होगा ऐसे, इस तरीके से लिखा होगा। इसका मतलब होता है यह संस्कृत शब्द है, तो हम तो इस संस्कृत शब्द को ही प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, और भी ऐसे खूब सारी बातें हो सकती। शब्द अगर आ जाए ना ऐसे औरत, तो शब्दकोश में उसमें आगे कोष्टक में इस तरीके से लिखा होगा, सॉरी, इस तरीके से आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि अरबी भाषा का शब्द है। तो साथियों, हम विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जो शुद्ध रूप मानते हैं, जिन्हें तत्सम मानते हैं, वो सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं। कुल मिला के हम संस्कृत ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, बस यही है कि कुछ कारक का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। एक और बिंदु बनाया है, जिस भाषा में अधिकतम अंक लाना संभव हो व्यावहारिक दृष्टि से, कि सर मेरे संस्कृत भाषा नहीं थी, अंग्रेजी भाषा भी नहीं थी, लेकिन प्रायः मैं जब कुछ पेपर हल करता हूं, कुछ प्रश्नों को देखता हूं, तो मेरा जो मीडियम इंग्लिश रहा है, मेरा जो ज्ञान अंग्रेजी पर रहा है, मेरी रुचि जिस भाषा में रही है, उस दृष्टि से अगर आप कहें तो मैं जब पुराने पेपर लेके बैठता हूं, मैं एक अभ्यास करके भी देख सकता हूं। हाँ, मैं इस बिंदु को जोड़ देता हूं कि अभ्यास करके देख लें, है ना, अपना मूल्यांकन कर लें। मूल्यांकन कैसे करें? मूल्यांकन करें पूर्व परीक्षा जो हुई है, उन पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को हल करके उनको हल करें, और भी जो आपके साथ में जो पाठ्य सामग्री मिलती है उनको देखें, और उस हल कर करके देखें कि मैं ज़्यादा अंक कहाँ ला सकता हूँ, कहाँ अंक मुझे ठीक मिल रहे हैं, मेरी समझ किस में अच्छी है, ताकि मुझे अंग्रेजी भाषा में अधिक अंक आ सकते हैं। मैं केवल और केवल संस्कृत और अंग्रेजी का कंपेयर कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भाषाओं की जानकारी मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि उन भाषाओं को चयन द्वितीय भाषा के रूप में वे साथी ले सकते हैं जिन्होंने खुद ने उसमें अध्ययन किया हो। तो साथियों, ये एक बात हुई कि जब मैं अधिकतम अंक लाना मेरे लिए संभव किस भाषा में है, तो मैं उसके लिए मूल्यांकन कर सकता हूं, अपनी खुद की परीक्षा ले सकता हूं, पूर्व परीक्षाएं जो हुई है उन प्रश्नों को हल करके देख सकता हूं, या इसके साथ में ही मैं जो है मार्केट्स में या जो मुझे बाजार में ऐसे प्रश्न मिलते हैं व्याकरण के, जिनको देखकर मैं तय करूं कि मेरे लिए हिंदी रहेगी कि अंग्रेजी रहेगी कि संस्कृत रहेगी, उस आधार पर चयन मुझे भाषा का करना चाहिए। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने ये देखा कि हम भाषा का कैसे चयन करें। मैंने अपना खुद का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, मैंने उन लोगों के भी उदाहरण बनाए कि जिनके विषय ये रहे होंगे, उन्हें कौन सी भाषा सेकंड के रूप में लेनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बात की तरफ जोर देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ व्याकरणिक और सहसंबंधता पूर्व ज्ञान का जो सिद्धांत आपके लिए रखा है, यदि वे बातें लागू होती है तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, भाषा का चयन ठीक करना चाहिए। और अंत में मेरी एक सलाह आपके लिए, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं रीट प्री का, तो किसी दूसरे पर आश्रित मत रहिए। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, और इसमें यह भी कह रहा हूं कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसको सबमिट करने से पहले देखें कि मैंने भाषाओं का चयन ठीक किया कि नहीं किया है। कई बार दूसरों से हम फॉर्म भरवाते हैं और हमारी ये गलती हो जाती है। हम स्वयं भी ऐसी कई बार गलती करके घर लेकर के आ जाते हैं, उसको प्रिंट लेकर के आते हैं या उसकी सॉफ्ट कॉपी में रख लेते हैं, हार्ड कॉपी का हम पुनः जो है अध्ययन नहीं करते हैं, उसका अवलोकन नहीं करते हैं। कहीं हमसे चूक तो नहीं हुई है, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा कोई दूसरा क्लिक तो नहीं हो गया किसी दूसरी भाषा पर। इन बातों का पूरा चयन करके हमें अंतिम निर्णय लेना चाहिए, जिससे हम इस 150 अंकों की परीक्षा में 150 प्रश्न के 150 अंक में से अधिकतम अंक लाएंगे। सर, अधिकतम क्यों लाएं? हमें तो केवल 90 लाने हैं या किसी को कुछ कम लाने हैं, इतने ही लाएं तो क्या दिक्कत है?
साथियों, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। दो बातों के लिए हम अधिकतम अंक लाएंगे। क्या लाएंगे? हमारा जो है ज्ञान जो है उसमें वृद्धि होगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इन दोनों कारण से हमें जो मुख्य परीक्षा देनी होगी थर्ड ग्रेड की, उस मुख्य परीक्षा में हमें ज़्यादा लाभ होगा, उसमें अधिक लाभ होगा। और जैसे ही उसमें अधिक लाभ होगा साथियों, हम जो है हमारे मुख्य टारगेट को, उस अगली परीक्षा को हम अच्छे से हल कर पाएंगे। कुल मिलाकर के इसे सेमीफाइनल समझना चाहिए, और जो साथी सेमीफाइनल क्रॉस नहीं करता है, उसमें जीतता नहीं है, वो फाइनल में नहीं पहुंचता है। तो सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से पूर्व किया गया अभ्यास मुख्य परीक्षा में, मुख्य जो अपना एग्जाम है उसमें आपको लाभ मिलता है। इन्हीं बातों के साथ में कि आप निश्चित रूप से आपके मन के इस प्रश्न का समाधान हुआ होगा, ऐसा विचार करते हुए आप अपना कमेंट जरूर करें, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। आपको बात निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, अपनी बात कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि यदि कोई बात सामने आती तो उस पर पुनः चर्चा की जा सकती है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।